हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। ब्रह्मास्त्र बैच का यह आपका दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास में हम लोगों ने नंबर का थ्योरी देखा था, तो आज हम लोग उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आगे बोला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम बोला है तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। देखो पहला अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। हमने क्या बताया था आपको, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से न कटे वह कहलाता है अभाज्य संख्या। तो 2 जो है वह 2 और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्या के फैक्टर की बात की जाए, फैक्टर कहने का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड मतलब होता है काटने वाला। तो अभाज्य संख्या का जो फैक्टर होगा वह केवल और केवल 2 होगा, यानी ना तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा और ना ही 2 से कम फैक्टर होगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का देखिए कितना फैक्टर होगा, 3 या तो 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। तो 3 को भी हम लोग कहाँ रखते हैं, अभाज्य संख्या के श्रेणी में रखते हैं, जिसका भी फैक्टर केवल और केवल 2 हो। 2 से कम फैक्टर वाले को भी हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं रखते हैं। यही कारण है कि 1 जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक फैक्टर है, वह क्या है आपका 1 है। आगे चलिए, अब अगला क्वेश्चन था कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या बोला है तो 2 तो सम है, 3 क्या हो जाएगा, 3 सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए पूरे नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। बाकी जो भी अभाज्य संख्या है वह सबका सब विषम है, क्योंकि बाकी अभाज्य संख्याओं को सम होने के लिए 2 से कटना पड़ेगा, और जैसे ही 2 से कट गया वह तो आपका फिर आपका वह अभाज्य संख्या रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 से 60 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए या औसत बताइए, 70 से 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए या औसत बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 100 तक में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए 1 से 10 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है। सर 1 से 10 के बीच में है 2, 3, 5 और 7। यह चीज़ सब लोगों को याद रहता है। यह तो आपका कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 10 के बीच में है 2, 3, 5, 7, 4 अभाज्य संख्या। अब आगे देखिए 10 से 20 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है। सर 10 से 20 के बीच में ना आपका है 11, 13, 17 और 19। यह 4 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, शुरू में देखिए शुरू में 1 से 10 के बीच में भी 4 अभाज्य संख्या और 10 से 20 के बीच में भी 4 अभाज्य संख्या है, और यह 8वां अभाज्य संख्या आपको ध्यान रहता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब आगे जो है वो आपको 2 अभाज्य संख्या मिलेगा। जैसे 20 से 23 के बीच में कितना है, 20 से 23 के बीच में 23 और 29, यह आपका अभाज्य संख्या हो गया। 30 से 40 के बीच में देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 30 से 40 के बीच में आपका अभाज्य संख्या आ जाता है 31, 37, 31 और 37। हाँ, 2 ही अभाज्य संख्या यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, 2 ही अभाज्य संख्या यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो क्या क्या अभाज्य संख्या हो जाएगा, 31 और 37। लेकिन 40 से 50 के बीच में देखिए क्या क्या होता है। 40 से 50 के बीच में 41, 43 और 47, यह 3 आपका अभाज्य संख्या मिलता है 40 से 50 के बीच में। ठीक है, चलिए उसी तरह से 50 से 60 के बीच में अगर हम देखें तो 53 और 59, 53 और 59 यह 2 अभाज्य संख्या है। 60 से 70 के बीच में अगर हम देखें तो 61 और 67, यह 2 आपका अभाज्य संख्या है। फिर आगे देख लीजिए 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में 71, 73 और 79, यह 3 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, 80 से 90 के बीच में आपका अभाज्य संख्या हो जाता है 83 और 89, यह 2 अभाज्य संख्या। और फाइनली लास्ट में 90 से 100 के बीच में जो है वो आपका 97। तो इस अभाज्य संख्या के श्रेणी को, लिस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जो 3-3 वाला आप देखे हैं अभाज्य संख्या, वह आपका 41, 43 और 47 है, यानी 40 और 50 के बीच, और फिर 70 और 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है। तो ऐसे 10-10 के इंटरवल पर आपको याद कर लेना है। 90 से 100 के बीच में एकमात्र अभाज्य संख्या है 97, 80 से 90 के बीच में 83 और 89,
60 से 70 के बीच में 61 और 67 है। उसी तरीके से 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47 है। 50 से 60 के बीच में 53 और 59 है। अगर इस सब को जोड़ लीजिएगा तो कुल मिला के 46 अभाज्य संख्या है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, बोला है सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर वाला संख्या कौन है भाई? 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 का तो केवल 1 फैक्टर है। 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 का 2 फैक्टर है। 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 का भी 2 फैक्टर है। क्या हो जाएगा आपका? 4, क्योंकि 4 जो है वह 4 और 1 के अलावा 2 से भी कटता है। तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वही तो भाज्य होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या आपका क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है? हमें बताना है पूरे नंबर सिस्टम में कि ऐसा कितना अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो इवन भी है यानी कि सम है। तो पूरे नंबर सिस्टम की बात की जाए ना तो देखिए एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। तो संख्या पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है? तो ऐसा तो केवल एक ही है। वह है कौन? अगर पूछा जाता कि वह कौन है तो आंसर हम लोग 2 करते। लेकिन इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या तो केवल एक ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगला देखिए, बोला है 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या? भाई 1 से लेकर के 100 तक में कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। इसको आपको याद रखना पड़ता है। 200 तक में कुल कितना अभाज्य संख्या है? 200 तक में 46 अभाज्य संख्या है। दोनों चीज़ हम लोग पीछे जब थ्योरी देख रहे थे वहाँ पे हम लोग इसको किए थे अच्छे से। अगला देखिए, बोला है निम्नलिखित में से परिपूर्ण संख्या कौन सी है? परिपूर्ण संख्या हमें बताना है। परिपूर्ण संख्या बोले, संपूर्ण संख्या बोले, यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं? जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, जिस संख्या के सभी फैक्टर का योग उस संख्या के 2 गुना के बराबर आ जाए। तो आइए पहला ऑप्शन है 28। 28 को हम चेक करते हैं। 28 का फैक्टर बताइए कौन कौन होगा? सर 28 का फैक्टर वह होगा जो 28 को काटेगा। तो 28 को काटने वाली पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 4 है। उसके बाद कौन काटेगा 28 को? 7 काटेगा, फिर खुद 14 और इसके बाद 28। यह नंबर है जो आपको किसको काटेगा? 28 को काटेगा। तो जो भी नंबर 28 को काटे, अगर इसका योग 28 के 2 गुना के बराबर यानी 56 आ जाए, इसका मतलब 28 जो है वह आपका क्या होगा? संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। तो जोड़ के देखिए, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 28 कितना हो गया? 56। यानी कि 28 के सभी फैक्टर का योग, सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के 2 गुना के बराबर है। इसका मतलब यह क्या होगा? यह आपका परिपूर्ण संख्या होगा। अगर हम 11 को देखें तो 11 का देखिए तो फैक्टर क्या होगा? सर 11 का तो 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 11, और इसका योग कितना आ जाएगा? 12, मतलब इसके 2 गुना के बराबर नहीं है। अगर हम 16 को चेक करें तो 16 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, इसके अलावा 4, फिर 8 और फिर 16। इसके सभी फैक्टर को जोड़ के देखिए, 16 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31। इसके सभी फैक्टर का योग कितना आ गया? 31 आ गया, जो कि 16 का 2 गुना नहीं है, मतलब 16 परिपूर्ण नहीं होगा। 4 का फैक्टर 1 2 और 4, जो भी 4 को काटेगा वही तो 4 का फैक्टर होगा। तो इसके फैक्टर का सम देखिए, 4 2 6 और 1 7 आया, इसका 2 गुना नहीं आया, मतलब यह भी आपका परिपूर्ण संख्या नहीं होगा। डेफिनेशन ध्यान रखना है, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी फैक्टर का योग उस संख्या के 2 गुना के बराबर है, वही आपका कहलाता है परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है? त्रिभुजाकार संख्या पहचानने का हमने क्या तरीका बताया था? लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं को जोड़ते जाइए। तो पहला जो परिपूर्ण संख्या है वह क्या है? 0 है। अब इसमें 1 जोड़िए तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब 2 जोड़िए इसमें तो 3 हो जाएगा। अब 3 जोड़िए 6, अब 4 जोड़िए 10, अब 5 जोड़िए 15, 6 जोड़िए 21, ठीक है, 7 जोड़िए 28, 8 जोड़िए 36, 9 जोड़िए 45, 10 जोड़िए 55। इस तरीके से आप संख्या जो है वह और आगे बना सकते हैं। निम्नलिखित में से त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है? देख लीजिए, क्या 15 है इस लिस्ट में? हाँ है, 15 हो जाएगा। 14 तो नहीं है ना, देख लीजिए 15 से पहले ही इसको खोजेंगे, नहीं है। 16 नहीं है, 21 से पहले खोजेंगे, 18 नहीं है। परिपूर्ण संख्या हमारा क्या है? 15 है। तो हम देख के पहचान जाएंगे कि यह वाला जो नंबर है वो हमारा परिपूर्ण संख्या है, या मन ही मन कैलकुलेट कर लेंगे। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 15 आ रहा है तो हम लोग चुन लेंगे आंसर। आगे देखिए, बोला है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए।
दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 97 होगा। अभी आप जस्ट देखे हैं, अभी आपने क्या देखा था? एक लिस्ट देखा था जिसमें हमने आपको बताया था कि 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 के बीच में एकमात्र अभाज्य संख्या है, वह कौन है? वह है आपका 97। तो यही तो दो अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होगा। और दो अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? दो अंक शुरू कहाँ से होता है? 10 से। तो 10 नहीं है तो अगला नंबर हो जाएगा क्या है? 11। 11 अभाज्य है तो दो अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11 और दो अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा? 97 होगा। उस लिस्ट को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब बात 3 अंकों की होगी तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होगा वो आपका 101 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 101 हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पाते हैं तो दूसरा देखिए तरीका क्या है। आप यहाँ पे देखिए कि जो भी नंबर है वह किसके स्क्वायर के करीब का नंबर है, यानी इसको आप रेंज में लीजिए। जैसे 107 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं हम। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। हमने 11 का स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हम एक ऐसा नंबर लेना चाहते थे जिसके स्क्वायर के करीब, जिसके स्क्वायर से पहले यह सब का सब नंबर आ जाता है। तो 10 का स्क्वायर करते तो 100, 100 के पहले तो यह सब नहीं है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 121 के पहले यह सब नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, इसका मतलब एक ही है कि यहाँ जो भी नंबर दिया गया है, हमें यही तो चेक करना है कि यह अभाज्य है कि भाज्य। तो यहाँ जो भी नंबर दिया गया है वह 11 तक के सभी अभाज्य संख्याओं में से, 11 तक के अभाज्य संख्याओं में से अगर किसी से कट गया तो यह आपका भाज्य होगा, और अगर नहीं कटा तो अभाज्य नहीं, तो आपका क्या होगा? भाज्य हो जाएगा। तो 11 तक में अभाज्य संख्या क्या क्या है सर? पहला है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11, यही तो है। तो हमें यहाँ पे ना इन्हीं चारों पांचों से चेक करना पड़ेगा, नहीं तो 107 को फिर किससे चेक करना होता? जितना भी नंबर है सबसे हमको बारी बारी से 1 से चेक करते, फिर 2 से करते, फिर 3 से करते, फिर 4 से करते, क्योंकि किसी से भी कट गया यह तो फिर भाज्य हो जाता। तो ऐसे तो हमें 1 से लेकर के 107 तक के सभी नंबर से चेक करना होता, कम से कम आधे नंबर से तो चेक करना ही होता। ठीक है, तो यह बहुत मुश्किल काम हो जाता हम लोगों के लिए, इसलिए यह एक तरीका है। क्या करना है? इसको स्क्वायर के रेंज में लेना है इस नंबर को। ठीक है, 107 11 के स्क्वायर के पहले आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह 11 तक के ही किसी न किसी नंबर से कटेगा, नहीं तो फिर आगे किसी नंबर से यह नहीं कटेगा। अब चेक करते हैं। देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है जो 2 से कट रहा है। सर 2 से कटने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि 2 से कटने वाला जो नंबर होगा वह देख के पता चल जाता है। 5 से हमें चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 से वही नंबर कटता है जिसके अंतिम में 0 या 5 होता है। तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसके अंतिम में 0 या 5 होगा। तो हमें इसको इस तरीके से चेक, 2 और 5 से तो हमें चेक भी नहीं करना होता है। अच्छा 3 से कौन सा संख्या कटता है? जिसके अंकों का योग 3 से कटे। देखिए 7 और 1 8, 3 और 1 4, 9 और 1 10, 1 और 1 2, 3 से भी कोई नंबर नहीं कट रहा है। अब हम कितना से चेक करेंगे? 7 से और 11 से। 7 से चेक करिए तो 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, यह नंबर जो है वो आपका 7 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करिए, इसको चेक करिए, यह भी नंबर आपका 7 एकम 7, 7 से नहीं कट रहा है। 7 एकम 7, 33 आ गया, 7 चौके 28, 7 से नहीं कट रहा है। यह भी 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है भाई, 7 से कोई नहीं कटा। क्या 11 से कटेगा? सर 11 से वही कटता है जिसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 आ जाए। जैसे 107 है ना, इसको ऐसे चेक करेंगे हम, अल्टरनेट मतलब 1 छोड़कर, तो इसको इसमें जोड़िए, 7 और 1 8। अब जो बच गया अंक उसको घटाइए, तो 8 माइनस 0 कितना आ गया? 8 आ गया। अगर यह अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तभी 11 से कटता है। तो 11 से यह भी नहीं कटेगा। देखिए 11 9 99, 11 9 99, कोई 11 से नहीं कटेगा। मतलब कि यहाँ चारों का चारों जो ऑप्शन है वह अभाज्य है। हमें क्या चुनना है इसमें? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? सबसे छोटा विकल्प डी हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझे हैं जिसका आगे यूज करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 101। चारों का चारों ऐसा संख्या है जो 2 3 5 7 11 में से किसी से नहीं कट रहा है। इसका मतलब चारों का चारों अभाज्य है। अब चारों अभाज्य है तो हमें चुनना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 101। आगे देखिए, बोला है एक अभाज्य संख्या में क्या होगा? 2 से ज़्यादा भाजक।
सर 2 से ज़्यादा भाजक, भाजक का मतलब फैक्टर, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तब तो वह अभाज्य हो ही नहीं सकता है। केवल खुद और 1 से विभाजित होता है, यही तो होता है अभाज्य संख्या, केवल अपने आप से या फिर 1 से, इसका कोई भाजक नहीं। अभाज्य संख्या का केवल और केवल 2 भाजक होता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, धनात्मक होता है। जो भी अभाज्य संख्या होता है वो तो पॉजिटिव ही होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? विकल्प बी। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? देखिए संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है? संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। यहाँ पे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? देखिएगा, बोला है निम्न संख्याओं में से भाज्य संख्या नहीं है, यानी जो भाज्य नहीं है वो क्या होगा? अभाज्य। तो हमें यह चुनना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। क्या बोला है? निम्न संख्याओं में से कौन सा भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य नहीं होने का मतलब है कि हमें क्या चुनना है? अभाज्य संख्या चुनना है। आइए अभाज्य संख्या चुनते हैं, वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। सबसे बड़ा नंबर 209 है। 209 किसके स्क्वायर के करीब आ जाएगा? पहले आ जाएगा 15 के। 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 14 का स्क्वायर 196। तो 14 का स्क्वायर करते तो इसमें से कुछ नंबर छूट जाता, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे? 15 का स्क्वायर किए। अब समझिए, अब इसका यह मतलब है कि जो भी ऑप्शन दे रखा है वह 15 तक के ही सभी अभाज्य संख्याओं में से किसी न किसी से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। 2, 3, 5, 7, 11 और 13 यह अभाज्य संख्या हो गया 15 से पहले। अब जो भी आपका नंबर दे रखा है ना, अगर वह भाज्य होगा तो इसमें से किसी न किसी से जरूर कट जाएगा, और अगर इसमें से किसी से नहीं कटा 2, 3, 5, 7, 11, 13 तो वह पक्का क्या होगा? अभाज्य होगा। फिर से समझिए, अगर कोई नंबर अभाज्य होगा तो इसमें से किसी न भाज्य होगा तो किसी न किसी नंबर से जरूर कट जाएगा, और अगर नहीं कटा तो आप समझ जाइएगा कि अभाज्य होगा। तो देखिए 2 से और 5 से तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि 2 से जो सम होगा कोई सम नहीं है। 5 से जिसके अंतिम में 0 या 5 होगा, किसी के भी अंतिम में 0, 5 नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3 से। देखिए कोई 3 से कट रहा है, 9, 2, 11 नहीं कट रहा है, 3, 2, 5 नहीं कट रहा है, 9, 1, 10 नहीं कट रहा है, 6 और 7 और 1, 8 नहीं कट रहा है। अब कितना से चेक करेंगे हम? 7 से। 5 से नहीं कटा, अब 7 से चेक करते हैं। 7 से देखिए, 7 दूना 14, 6 बचेगा 69, 7 से नहीं कट रहा है। 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 9 63, यह 7 से कट गया। तो जब 7 से कट गया तो यह क्या हो जाएगा? यह भाज्य संख्या हो जाएगा। यह तो कट गया 7 से। आगे देखिए, 7 दूना 14, 7 या 21, यह भी 7 से कट गया, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 से कटने का मतलब यह भाज्य संख्या हो गया। इसको भाग करिए, 7 से यह नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से भी हम लोग चेक कर लिए। अब 11 से देखते हैं। इस नंबर को देखिए, 11 एकम 11, 9 बचेगा, 11 9 99, यह 11 से आपका कट गया। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका कट गया, मतलब कि वह तो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चुनना था? जो भाज्य नहीं है, तो भाज्य नहीं है ऐसा ऑप्शन क्या होगा? विकल्प डी। 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्या है, बोला है 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी संख्या हम लोग पहले लिखते हैं और छोटी संख्या बाद में। जैसे 5 है, 13 है, ठीक है, 9 है। इसको अगर इन तीनों नंबर को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा संख्या पहले लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? 13, उसके बाद इससे छोटा 9, और लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे 5। यह क्या होगा? यह इन नंबर का हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। बोला क्या है? बोला है 3 अभाज्य संख्या। अच्छा, यहाँ पे जो तीनों का तीनों है वह क्या है? अभाज्य संख्या, अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? अगर हम 3 अभाज्य संख्या लेते हैं इस तरीके से, पहला हम ले लिए x, दूसरा हम ले लिए y और तीसरा हम ले लिए z। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा कौन होगा? x, उसके बाद y और उसके बाद z। बोला इस क्वेश्चन में क्या है? पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323। तो पहली 2 क्या हो जाएगा? x और y, तो x गुना y हो गया आपका 323। ठीक है, पहले 2 का गुणनफल 323 और अंतिम 2 का गुणनफल 221। अंतिम 2 क्या होगा? y और z। तो y गुना z कितना है? y गुना z आपका 221 है। पहला 2 का गुणनफल दे रखा है, लिख दिए। अंतिम 2 का गुणनफल दे रखा है, लिख दिए। हमें क्या बताना है? हमें बताना है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मतलब कौन? x। सबसे बड़ा संख्या किसको माने हम लोग? x को माने हैं। तो x का मान हमें यहाँ पे बताना है।
अब देखिए x का मान हम लोग कैसे बताएंगे। जैसे जब आप समीकरण सोल्व करते थे इस तरीके से कि भाई x प्लस वाई बराबर 13 कहीं दे रखा है, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 2x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 19 दे रखा है, और अगर आपसे x या y का मान निकालना होता था तो क्या करते थे, ऐसा जब इक्वेशन मिलता था तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ते थे या फिर घटाते थे। जोड़ते या घटाते क्यों थे, ताकि इसमें से यहाँ जो दो वेरिएबल आप देख रहे हैं ना x और y, इसमें से कोई एक कट जाए तभी तो दूसरे का मान निकल पाएगा। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि घटाएंगे तो y माइनस में जाएगा, एक y प्लस में एक y माइनस में है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल कटेगा, तभी हम लोग दूसरे वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि अपने ज़रूरत के हिसाब से दो इक्वेशन को या तो जोड़ते थे या फिर उसको घटाते थे। तो हम दो इक्वेशन को अपने ज़रूरत के हिसाब से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, फिर उसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। मतलब दो इक्वेशन के साथ कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। आपको अगर जब भी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल हटाना हो तो दो समीकरण को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। इसको अगर हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन, ठीक है, और यह हो गया अगर हमारा दूसरा इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, इसमें भी y है, इसमें भी y है। y अगर हटाना है, गुना में है यहाँ पे ना, y अगर हटाना है तो इसमें इससे क्या करना पड़ेगा, भाग। तो समीकरण 1 में 2 से भाग करिए, तो समीकरण 1 में LHS है xy और RHS है yz, तो LHS का पहले भाग होगा इतना बट्टा इतना, बराबर इधर जो है आपका इसका मान 323 है और इसका मान 221 है, इसका भी आपस में भाग। समीकरण 1 में 2 से भाग, तो LHS का भाग LHS के साथ, RHS का भाग RHS के साथ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि y से y कैंसिल हो गया। अब यह दोनों वैल्यू कट रहा होगा, किसी ना किसी नंबर से ज़रूर कटेगा। तो काटिए इसको 17 से, देखिए काट के 17 से यह कटेगा, 17 एकम 17, 15 बचा, 17 नमा 153, और 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17 हो जाएगा 5, 17 तिया 51 हो जाएगा। देखिए हमें एक चीज़ तो पता है कि यह कोई दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो हम अभाज्य संख्या से ही इसको भाग करके देखेंगे। तो 323 है ना, 323 है, तो इसको हम लोग बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से ही भाग करके देखेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, किसी ना किसी अभाज्य संख्या से ही यह आपका कटेगा। अब ऊपर में देखिए तो क्या है, x है, और नीचे में क्या है, z है। तो x बट्टा z का वैल्यू आपका आ गया 19/13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x का मान हो जाएगा 19 और z का मान क्या होगा 13। तो x का मान अगर 19 आया है, z का मान अगर 13 आया है, और यह जो नंबर है वह आपका अवरोही क्रम में है और सबका सब अभाज्य है, तो 19 के जस्ट पहले अभाज्य संख्या क्या होगा, 17 होगा। यानी कि 13, 17, 19 यही तीनों अभाज्य संख्या है जिसका चर्चा यहाँ पे क्वेश्चन में किया गया है। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 19, 17 और 13 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प बी होगा। ठीक है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे छोटा निकालना होता तो हम z का मान निकालते, कितना हो जाता, 13 हो जाता। आगे चलिए, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम। और को प्राइम के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक हो। जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक कहने का मतलब जो दोनों का दोनों केवल एक से कटे। इसको चेक करिए, 12 और 7 दोनों एक से कटेगा तो यह सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 और 9 दोनों 3 से कट रहा है तो इसका तो कॉमन फैक्टर 3 हो गया, यह सहअभाज्य नहीं होगा। 21 और 42 दोनों 21 से कटेगा, इसका कॉमन फैक्टर 21 हो जाएगा। 43 तिया 129 यह दोनों का दोनों 43 से कट जाएगा तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा। जिस दोनों को केवल और केवल एक काटे वह कहलाता है सहअभाज्य संख्या। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF यानी म स 1 होगा वह क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। और एक एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा आपको, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य है। को प्राइम खोजना है। देखिए को प्राइम कौन होगा, क्या 28 81 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, दोनों का दोनों केवल एक से कटता है। जो गलत ऑप्शन है उसको हटा दीजिए ना, जैसे 21 56 है, इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो आगे बढ़िए। 21 56 दोनों 7 से कटेगा, कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। 12 27 दोनों 3 से कटेगा, कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। दोनों 4 से कटेगा, तो तीन ऑप्शन को अगर आप हटा दिए तो चौथा तो आपका अपने आप आंसर हो जाएगा। तो 28 और 81 इस दोनों का जो आपका कॉमन फैक्टर होगा, कहने का मतलब दोनों के दोनों को केवल और केवल कौन काटेगा, एक। तो जिसको केवल और केवल एक काटे वही तो कहलाता है सहअभाज्य संख्या।
अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स का है। ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। हमें क्या खोजना है इस बार, जुड़वा अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे सर, जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके बीच में 2 का अंतर, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर। तो 11 13, अच्छा क्या खोजना है, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है तो यह तो है 71 73, यह तो है, यह भी है, कौन नहीं है, विकल्प सी नहीं है। जो नहीं है उसी को चुनना था। क्यों नहीं है, देखिए 131 और 133, 133 जो है वह आपका 19 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। 19 के भी पहाड़ा में 133 है, 7 से भी 133 कट जाता है। तो दोनों का दोनों अभाज्य नहीं हुआ, इसमें से एक अभाज्य है लेकिन यह आपका एक अभाज्य नहीं है। तो 133 को देख के पता चल गया कि यह अभाज्य नहीं है, तो इसका यह मतलब है कि यह अभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं है, और जो अभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं होगा वो जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या दोनों का दोनों होना चाहिए और उसके बीच में 2 का गैप होना चाहिए। कौन नहीं है, तो विकल्प सी हमारा आंसर होगा। आगे चलिए, आगे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। लगाइए वही तरीका, अभाज्य संख्या सबसे बड़ा नंबर क्या है, 213, इसी को लेते हैं। 213 किस नंबर के स्क्वायर के करीब है, 15 का, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, ठीक है भाई। 225 के पहले का ही सब नंबर है। अब इसका मतलब है कि अब 15 से पहले की संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इनमें से ही किसी न किसी से कटेगा, नहीं तो फिर किसी से नहीं कटेगा। कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, यही तो चुनना है ना। तो अभाज्य संख्या वह होगा जो कि इसमें से किसी से ना कटे, और यहाँ जो लिस्ट आप देख रहे हैं इसमें से अगर किसी से भी कट गया इसका मतलब वह क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसको चेक करिए, 2 और 3 से तो चेक करना ही नहीं है, 2 से सम संख्या, 5 से 0 5 वाला। आगे चेक करते हैं हम लोग 3 से, तो 4 3 7 और 1 8, 3 से नहीं कट रहा है। 7 3 10 और 1 11 नहीं कट रहा है। 3 2 5 और 1 6, यह 3 से कट गया, तो यह तो आपका अभाज्य नहीं हो सकता है। इसको देखिए 3 और 1 4 और 1 2, अंकों का योग 6 आया, मतलब 3 से कट गया। तो 2 नंबर ऐसा है जो 3 से कटने वाला है, तो इस दोनों के तो अभाज्य होने का चांस ही नहीं है। आगे बढ़िए, 7 से चेक करिए, 7 से चेक करिए, 7 से यह नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करिए, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 3, 11 तिया 43, 11 तिया 33, यह आपका 11 से कट गया। और वैसे भी 143 11 गुना 13 होता है, ठीक है। 143 का 2 फैक्टर 11 और क्या होता है, 13 होता है। तो यह 3 ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका कट गया है किसी न किसी नंबर से। तो जो किसी से कट गया वह आपका क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। तो यह तीनों का तीनों भाज्य है, हमें अभाज्य चुनना था, विकल्प डी हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। इस बार थोड़ा रेंज बड़ा करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर है 273, किसके स्क्वायर के करीब, 16 का 256, 17 का, देखिए 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, इसके रेंज में सभी वैल्यू आपका आ जाएगा, सभी वैल्यू इससे छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ऑप्शन है उसको हम चेक करेंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, उसके बाद 17 से, यानी कि 17 तक के सभी अभाज्य संख्याओं से यहाँ से हमें एक रेंज पता चल गया, नहीं तो हमें पूरा 1 से लेकर के 289 तक के सभी संख्या से चेक करना होता है। अब 2 3 5 7 11 13 17 में से अगर किसी से कोई नंबर कट गया तब वह अभाज्य होगा, नहीं कटा तो वह अभाज्य होगा। तो 2 से तो हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि सम संख्या तो देगा नहीं। 5 से चेक करना ही नहीं है क्योंकि अंतिम में 5 0 वाला कोई नंबर है नहीं। 3 से चेक करिए, 3 6 9 2 1 11 नहीं कट रहा है। 4 3 7 2 9, 3 से कट गया, यह भाज्य हो जाएगा, हटा लीजिए इसको। 3 और 5 8 और 2 10 नहीं कटेगा। 3 7 10 2 12, 3 से कट रहा है। 2 ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कट गया। अब हमारा आंसर ए और सी में से ही कोई ना कोई होगा। आगे चलते हैं, अब 2 3 5 हो चुका है, 7 से चेक करते हैं। 7 दूना 14, सॉरी 7 तिया 21, 5 7 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, 7 तिया 21, 7 से नहीं कटेगा। 11 से चेक करिए ज़रा सा, 11 दूना 22, 4 43, 11 से नहीं कटेगा। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 से कट जाएगा। देखिए इस ऑप्शन को आगे चल के हम तरीका बताएंगे जिससे आप पकड़ लीजिएगा कि यह नंबर 11 से कटता है कि नहीं, है ना। जब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको करा लेंगे तो यह नंबर आपका 11 से कट गया। तो 3 ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका किसी न किसी नंबर से कट जा रहा है, इसका मतलब यह भाज्य होगा। तो अभाज्य कौन हो जाएगा, विकल्प ए। तो अब उम्मीद करते हैं कि अभाज्य संख्या को आप आसानी से पहचान लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है, तो ऑप्शन को देख करके और आप उसको पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए क्या है, √2 और √3 का गुणनफल होता है। हमने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, दोबारा से आपको उसको समझने का मौका है। देखिएगा, जिसको भी p/q के रूप में हम लिख दिए वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, वह कहलाएगा आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और जिसको भी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वह क्या हो जाएगा, हो जाएगा इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसको p/q के रूप में लिख दिए वह रेशनल नंबर, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखे वह इरेशनल नंबर हो जाएगा। p/q के रूप में किसको लिख सकते हैं, सभी संख्याओं को लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2, 3, 5, 7 सबको, 0 को भी लिख सकते हैं p/q के रूप में, बताए थे हम। 0 बट्टा क्या होता है, 1 हो जाता है। इसके अलावा इस तरह का अगर कोई संख्या आ जाए ना, 7 दशमलव यहाँ पे आपका 3, 3, 3 ऐसे, और यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ हो, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं रेकरिंग में कन्वर्ट करके। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √7, √11, यह सब जो है इसका मान √3 का मान 1.732 डॉट 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 आते रहता है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से 7, 3, 8, 2, 5, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि दशमलव के बाद एक ही नंबर अगर रिपीट करता है तो इसको रेकरिंग बना के p/q बना लेते, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो इसको भी हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या होगा, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या। तो जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा, सर √2 और √3 का गुणनफल √6 होगा ना। अब √6 के बारे में बताइए कि क्या होगा, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, ऐसा पॉसिबल है कि कभी परिमेय हो जाए कभी अपरिमेय, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। 4 के बराबर √2 और √3 का मान 4 के बराबर कैसे हो सकता है, √16 होता तब तो 4 के बराबर होता। परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या कब होता, जब रूट के बाहर यह रहता, जब इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, यानी कि अपरिमेय संख्या। रूट के भीतर वाला जो भी नंबर जिसका वर्गमूल हम लोग नहीं कर सके वह अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या अनंत हो जाएगा। कोई दो नंबर के बीच में ना अनंत परिमेय संख्या आ सकता है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या आ सकता है, तो जिसका भी मान 1 और 2 के बीच में होगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहे इस तरीके से 3/2, क्या यह परिमेय संख्या है 3/2, हाँ सर है। 3/2 का मान कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 इसके बीच आ गया। और इस तरीके का बहुत सारा संख्या हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 4/3, 4/3 का मान कितना होगा, 3 एकम 3 दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे 10, 3 तिया 9, 1.3। देखिए इसका मान भी क्या, 1.3 भी क्या है, 1.3 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अगर हम आपसे कहे कि 7/6 इसका मान निकालिए, इसका भी मान 1 आएगा, मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा। तो इसके बीच में हम लोग कितना परिमेय संख्या लिख सकते हैं, p/q वाला कितना वैल्यू लिख सकते हैं, अनंत वैल्यू लिख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू लिख सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कोई दो रेंज के बीच में कितना परिमेय संख्या, हमारा आंसर होगा अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। आगे चलिए, यहाँ देखिए 3 + 2√5 क्या है भाई, 3 + 2√5 इस पूरे को मिला करके क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, p/q के रूप में रहता तो हो जाता, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या होगा, सर प्राकृत संख्या भी नहीं होगा, गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या यानी कंपोजिट, यह भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या ही सम्मिश्र और अभाज्य दोनों होता है। अगला देखिए, इसको कैलकुलेट पहले करना है और कैलकुलेट करने के बाद बताना है कि यह किस तरीके का नंबर है। देखिए 3√5 है, यह तो ठीक है। 125 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 125 के लिए लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में इसको तोड़िए जिसका वर्गमूल निकल जाए, तो 25 × 5 लिख सकते हैं। हाँ सर लिखा जा सकता है। 125 के लिए 25 × 5, रूट के भीतर है तो रूट के भीतर ही। और 80 को भी तोड़िए उसी फॉर्म में, इसका वर्गमूल निकल जाए। 16 × 5 लिख सकते हैं। हाँ सर लिखा जा सकता है। 16 × 5 ही क्यों, क्योंकि हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है जिसका वर्गमूल निकल जाए। और बेस में देखिए 5 है ना, तो सभी जगह बेस में आपका 5 ही आएगा। ऐसा इस क्वेश्चन को देख के हमने ऑब्जर्व किया। अब 3√5 को 3√5 रहने दीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, प्लस है तो प्लस,
यहाँ पे कितना है 125, 25 गुने 5 तो 25 का वर्गमूल 5, तो बाहर आ जाएगा 5 के भीतर आ जाएगा 5, यानी 5√5 हम इसके लिए लिख सकते हैं। बट्टा आगे देखिए 80 के लिए 16 गुना 5 है, तो 16 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो हम लिख सकते हैं 4√5। और उसी तरीके से 6√5 को 6√5 रहने दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, तो 8 बार √5 ऊपर में आया है। ठीक है, यहाँ पे √5 कितनी बार 3 बार, और यहाँ 5 बार, तो 5 और 3 8√5 ऊपर में, और 6 और 4 10√5 कहाँ आ गया आपका नीचे में आ गया। अब देखिए इसको यहाँ से ज़रा सा, √5 से √5 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 5। क्या वैल्यू आया इसका फाइनल 4/5। 4/5 को देख के बताइए क्या यह एक परिमेय संख्या है। सर PYQ के रूप में तो लिख दिए, तो यह क्या है एक परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, जो पूरा पूरा संख्या रहे, जिसमें पॉइंट भिन्न न रहे, वही तो पूर्णांक कहलाएगा। अपरिमेय संख्या कब बोलते हैं, जब रूट वाला कुछ पार्ट बच जाता है तब बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या कब बोलते हैं, जब गिनती की संख्या होती है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 पॉइंट वाला भिन्न वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा परिमेय संख्या। देखिए √5 और √7 के बीच आने वाला एक परिमेय संख्या बताइए। एक ऐसा परिमेय संख्या बताना है जो √5 और √7 के बीच आए। अच्छा, बीच का मतलब क्या होगा, इससे बड़ा और इससे छोटा। जैसे बोले कि 10 और 15 के बीच का संख्या बताइए, इसका मतलब 10 से बड़ा और 15 से छोटा नंबर हमें चुनना है। तो √5 और √7। अच्छा एक चीज़ देखिए, √5 का जो मान होगा वह तो आपका 2 से ज़्यादा होगा, यह बात तो पक्का है। क्या होगा 2 से बड़ा होगा, 2 से क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि √4 का मान 2 होता है, तो √5 का मान 2 से ज़्यादा होगा। और √7 का जो मान होगा वह √9 का मान 3 होता है, तो 3 से क्या होगा कम होगा। देखिए यहाँ पे हमें एक बात पता चला, क्या पता चला कि √5 का जो मान होगा वह तो 2 से ज़्यादा होगा, और √7 का जो मान होगा वह 3 से कम होगा, क्योंकि √7 के बाद जो अगला नंबर है जो जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं वह √9 है। √9 का मान कितना होता है 3। आगे चल के हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट √5 का मान, √3 का मान, √7 का मान आप बता सकते हैं। ठीक है, जो आगे आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं, √5 यानी 2 से बड़ा मान होगा, √7 यानी 3 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच आने वाला जो परिमेय संख्या होगा उसका मान 2 से ज़्यादा और 3 से कम। तो खोजिए, तो 2 से ज़्यादा और 3 से कम, 3 से कम नहीं है, 2 से ज़्यादा 3 से कम, 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से ज़्यादा 3 से कम यही वाला ऑप्शन है, 2 से ज़्यादा 3 से कम, 3 से ज़्यादा है यह 3.1/5, 3 से 1/5 ज़्यादा है। ठीक है, तो यह नंबर 3 से 1/5 ज़्यादा है। जो भी नंबर इसके बीच होगा वह 2 से ज़्यादा और 3 से कम, तो 2 से ज़्यादा 3 से कम एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है, देखिए पाई क्या है आपका, यह परिमेय नहीं है, देख के पता चल गया। इसको देख लीजिए, 1728 का घनमूल निकालना है, आगे चल के घनमूल निकालना सिखाएंगे, यह 12 हो जाएगा। इसको PYQ के रूप में बदल सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद 9 अंक है तो बट्टा में 1 पर 9 जीरो देंगे, यह PYQ के रूप में बदल जाएगा। यहाँ देख लेंगे कि दशमलव के बाद जितना अंक है बट्टा में 1 पर उतना जीरो दे देंगे, इसको भी PYQ के रूप में बदल सकते हैं। लेकिन पाई को आप PYQ के रूप में नहीं बदल सकते हैं। पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, अनुमानित मान होता है, तो 22/7 तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई आपका क्या रहता है अपरिमेय, क्योंकि पाई का जो एक्चुअल मान है वह 3.14 ... इस तरीके से है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या बताइए। इस दोनों के बीच का नहीं, मध्य का, इस दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे कहें कि 10 और 14 के बीच का संख्या बताइए, तो 10 और 14 के बीच का संख्या 11 12 13 सब होगा, लेकिन इसके मध्य का संख्या निकालना होगा तो फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करिए। 14 10 24/2 कितना होगा 12। देख लीजिए 12 जो है 10 और 14 के मध्य का, यानी बिल्कुल बीच का संख्या। तो मध्य का संख्या जब भी निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग करिएगा। हमें 1/4 और 1/2 के मध्य का संख्या निकालना है, यानी हम 1/4 में 1/2 को जोड़ेंगे और इसमें भाग कर देंगे, कितना से 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़िए ऊपर वाले को, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ऊपर में 4 एकम 4 तो यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस 2 दूना 4 तो 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। बट्टा में क्या है 2। अच्छा इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा,
ठीक है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ बट्टा में 2 है, बट्टा में कोई नंबर नहीं, यानी कि 1 होगा। अब कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाइए, देखिए 2 और 1 3, 3/4 ऊपर में, नीचे वाला क्या होगा, उलट के गुना होगा। जब भी बट्टा के नीचे बट्टा में बट्टा हो तो नीचे वाला देखिए उलट के गुना, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, गुना करिए ऊपर में 3 हो जाएगा और नीचे में क्या होगा 8, तो 3/8 आपका यहाँ पे सही आंसर। मध्य जब भी निकालना होगा ना तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे हम लोग, 2 से भाग करेंगे, और बीच तो फिर इससे ज़्यादा संख्या हो सकता है, बीच निकालना होगा तो हम देखेंगे किसका मान पहले वाला से ज़्यादा और बाद वाला से कम है। 0.23 के ऊपर यह बार का चिन्ह है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बार का सिंबल बोलते हैं। इसी का मतलब होता है रेकरिंग। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे देखिए 2 अंक के बाद है ना आपका, 2 अंक के ऊपर है ना रेकरिंग, तो बट्टा में 2 9, यानी 23/99 इसको लिखेंगे। तो जब इस रूप में आप लिख दिए तो यह क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कब होता है, जब p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अभाज्य संख्या जो है वह आपका जो प्राकृतिक संख्या होती है उसी में से अभाज्य संख्या होगा, यानी अभाज्य संख्या हमेशा पूर्णांक के रूप में मिलेगा, जैसे 2 3 5 7 11 13 इस फॉर्म में, भिन्न के रूप में नहीं मिलता है। भाज्य संख्या भी आपको भिन्न के रूप में नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, परिमेय संख्या। आगे चलिए, सभी अपरिमेय संख्या क्या होगा, जो भी अपरिमेय संख्या, जितना भी अपरिमेय संख्या है सबको हम लोग वास्तविक संख्या के श्रेणी में रखते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सब किसके अंदर आता है, सब वास्तविक संख्या के अंदर आता है। सभी अपरिमेय पूर्णांक होगा, अपरिमेय संख्या यानी रूट वाला संख्या, इस तरीके का जो संख्या होगा इसी को तो हम लोग बोलेंगे ना 1.782 इस प्रकार का जो संख्या होगा इसको अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा। काल्पनिक होगा, काल्पनिक नहीं होगा। काल्पनिक रूट के भीतर अगर कोई नंबर नेगेटिव चिन्ह के साथ आता है वही काल्पनिक होता है, तो यह नेगेटिव तो है नहीं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 यानी पूर्ण अंक होना चाहिए, नहीं है, विकल्प सी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर